बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर पीठ के आप समझ सकते हो, यानी धर्माचार्य ने कहा है कि मैं सेना की मदद करूंगा। रक्षा मंत्री जी हमें अपने साथ रख के हम बताएंगे कि कहां कब और कैसे वार करना है, कौन कहां छिपा है, उनकी शक्ति क्या है, ये चीख चीख के कह रहे हैं। आखिर क्यों इन्हें आगे रखा जाए। और बात करूंगा, जनरल नरवणे साहब ने कहा है कि आपको सोच समझ के प्रहार करना होगा, किसी दूसरे तीसरे के भरोसे नहीं और आवेश में आके नहीं करना होगा। और दूसरा कह रहे हैं कि कोल्ड स्टार्ट, पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति भी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों इसी का विश्लेषण करते हैं। यानी अब इस जो पहलगांव कि जो आप समझ सकते हो ये मुद्दा कहां तक पहुंच गया है, वार पर पहुंच चुका है। पूरा विश्व नजरें लगा के देख रहा है आखिर अब भारत का क्या रिटाइलेशन होगा, भारत की क्या प्रक्रिया होगी। पाकिस्तान में तो आप समझ सकते हो कि आग लगी है, प्रधानमंत्री एडमिट हो गया है, बीमार है, और बड़े बड़े लोग हैं वो अपने बीवी बच्चों को विदेश पहुंचा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और बड़ा होगा। इसी के बीच हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जैसा कि आप समझ सकते हो, वो पर्चा निकालते हैं हर एक के बारे में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे उन्होंने इंग्लैंड में उनकी प्रधानमंत्री महोदया का पर्चा निकाल दिया था कि आपके जीवन में आपने ये काला चिट्ठा है। वो डर गई थी, उन्होंने कहा ये मैजिक बॉय है, यानी इनके जादूगर हैं, यानी सब चीज जानते हैं। और उन्होंने भरोसा कहा है कि आप हमें रखिए, हमारी शक्तियों का सदुपयोग करिए, राष्ट्र हित में हमारी शक्तियों का उपयोग किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा है। नरवणे साहब कह रहे हैं प्रत्येक प्रतिक्रिया का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए तथा उसका परिणाम भी स्पष्ट होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागने के लिए अब मजबूर किया जाए। इनके स्टेटमेंट जरा आपने सुनना है। उन्होंने कहा है सीधा सीधा, साथ ही हमें एक व्यक्ति के तौर पर अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, हम इस आतंक के खेल में अनजाने मोहरे नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा भारत अपने तीखे तेवर दिखाए और संयम बरतने, तीसरे पक्ष के आश्वासनों का शिकार न बने। भारत हमेशा अमेरिका इजरायल की रणनीति से सीख सकता है, अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन प्राप्त कर सकता है। यानी ये जो प्रतिक्रिया है नरवणे साहब की, बड़ी समझदारी वाली बातें कहीं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर कहा है कि उनके पास परमाणु शक्ति है। अब इन सारी बातों से पहले क्या युद्ध होगा? बिल्कुल युद्ध होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम तरीके का प्रेशर है। आम जनता युद्ध चाह रही है, नेता युद्ध चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स युद्ध चाह रहे हैं, सब चारों तरफ, यानी यहां से लगाकर जितने हिंदुस्तानी बाहर हैं किसी यूरोपियन कंट्री में या कहीं, वो भी जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारेबंदी करें। और मोदी जी के नाम पर हनुमान चालीसा शुरू हो गया है। और हनुमान चालीसा इस तरह शुरू हो गया है जैसे कि 7 समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी को उड़ान भरनी थी और उन्होंने उनकी शक्तियों को जगाने के लिए जामवन जी ने उनका गुणगान किया था। उन्होंने कहा था, उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री का एक तरफ गुणगान हो रहा है, कहीं क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसाइज हो रही, कांग्रेस लगातार कर रही कि आपका 56 इंच का सीना वो 6 इंच का हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक यूट्यूबरों पर किया लेकिन आपने जमीन पर नहीं किया। प्रधानमंत्री बिहार चले गए, प्रधानमंत्री छुप गए, प्रधानमंत्री कहीं नहीं। शायद इन लोगों को इस तरीके से इस वक्त इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जल्दी रिटाइलेशन नहीं होता, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं होती। अरे भाई, मोदी जी कहां हैं? और ये सवाल मैं वाकई में चिंता के मारे पूछ रही हूँ। हमारे घोर मतभेद हो, लेकिन है तो हमारे प्रधानमंत्री ही। तो मैं वाकई में जानना चाहती हूँ कि मोदी जी कहां हैं। उनकी तबीयत वगैरह तो ठीक है, बहुत गर्मी है, लू तो नहीं लग गई है, क्योंकि वो पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब से लौट तो जरूर आए लेकिन उसके बाद से गायब है। उस शाम उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग करी, ठीक है। अगले दिन लगा वो कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार रैली में चले गए। अब ऐसे समय में क्या रैली में जाना चाहिए था, नहीं चाहिए था, ये अपने आप में एक अलग सवाल है। इसका जवाब कौन दे सकता है? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? प्रधानमंत्री दे सकते हैं, वो गायब है। असलियत एक ये भी है कि जिस सर्वदलीय बैठक में ये बोला गया और भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि अनुमति नहीं थी पहलगाम के उस इलाके को खोलने की, वो बाद में पता चला कि झूठ है। तो ये भ्रम क्यों फैलाया गया, इसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे सकते हैं, लेकिन वो गायब है। प्रधानमंत्री जी, इस देश को आपकी चिंता है। ये देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के वक्त, जब हम लोगों को लगा था कि आप राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, विपक्ष को विश्वास में लेंगे, आप तो गायब हो गए। आप कहां हैं? ये पूछना तो वाजिब है, और ये पूछना आपकी चिंता के नाते हो रहा है। आप कहां हैं? मैडम है जो आप फुला फुला के जो बोल रहे हैं ना, ये इतना आसान नहीं होता है कि माननीय प्रधानमंत्री के पास एक रिमोट नहीं है। ये एक युद्ध है, यहाँ पर सोची समझी रणनीति, कब कैसे और कहां वार करना है। तोड़ने वाले तो चले गए, जब
श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुनौती दे दी थी। वो हुआ करती थी कमर तोड़, उस समय हुआ करती थी चुनौती। ये जो 56 इंच का जो सीना है वो मात्र सुगड़ के 5 इंच का रह गया है। ये तो कहने की बातें हैं। इनसे किसी ना महंगाई संभल रही, ना गरीबी संभल रही, ना रोजगारी संभल रही, इनसे किसी भी तरह का कोई चीज। हाँ, अडानी। मोदी जी कश्मीर गए क्यों नहीं, उन लोगों से मिलने, उन पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं मोदी जी को शाह को उल्टा भगा देते। उन्हें पता था अगर जो जाते तो इनकी वहाँ पोल खुलती, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत वो लोग मारे गए हैं। छोटा मोटा आतंकी हमला नहीं हुआ, 28 लोग मारे गए हैं। जो शहीद हुए 28 लोग, जिनके परिवार के किसी 2 दिन पहले शादी हुई है, कोई सालगिरह मनाने आया, कोई एनिवर्सरी मनाने आया, तो मोदी जी को तो चुनाव पहले दिखता है। बिहार में चुनाव है, बिहार का चुनाव कैसे जाने देंगे? मरता है तो कोई मरे, लेकिन हमको पहले चुनाव देखना है। मोदी जी को चुनाव देखना है। दावे फर्जी थे आतंकवाद को लेकर? बिल्कुल फर्जी है। ना कश्मीर में आतंकवाद खत्म हुआ है। हाँ, कांग्रेस के समय में हमेशा आर्मी हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ने संभाला है। छोटे मोटे जब भी हमले हुए तो कांग्रेस ने तुरंत आर्मी को आदेश दिया और वहां पे उनको निकाल के घरों से मारा है। सुरक्षित बार करना, यदि कहीं गड़बड़ हो गई तो किरकिरी करने के लिए यही लोग जो आज उकसा रहे हैं, यही किरकिरी करने बैठेंगे। तो आप समझ सकते हो कि सरकार या सत्ता पर बैठे हुए लोग इतने विवेकपूर्ण हैं कि वो अपना डिसीजन लेंगे ही लेंगे अपने तरीके से, और सेना भी उसी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया करेगी। आइए अब बात करूंगा धीरेन्द्र शास्त्री की। इनके साथ आपने अभी वीडियो सारे देख लिए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में हमारी शक्तियों का उपयोग किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सलाह देते हुए कहा है कि हम तो भारत के रक्षा मंत्री से कहेंगे हमारी शक्ति का सदुपयोग करें। आने वाले समय में कहां कौन सी क्या घटनाएं हो सकती हैं, इस पर हमारी शक्ति का उपयोग किया जाए, लेकिन यह सब गोपनीय तरीके से हो। अगर हम खुलकर बताएंगे तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। मन की बात कर देने से देश का भला नहीं होगा। यानी उन्होंने एक नसीहत भी दी और कहा कि हम हैं, हमारा उपयोग करिए, यानी हमारी विद्या का उपयोग करिए। हम बताएंगे कब कहां कैसे लड़ाई लड़नी है, आगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों, बात हंसी मजाक की नहीं, इन्होंने ये पहली बार नहीं कहा है, इन्होंने लगभग ये चौथी या 5वीं बार कहा, जहां तक मैं इन्हें फॉलो करता हूं इस संदर्भ में, कि इन्होंने बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेटेड चीजें प्रूव की हैं और अपने आप को कहा है कि नहीं, बिल्कुल हम सेना के सहायता के लिए तैयार हैं और हमारी शक्तियों का उपयोग किया जाए। देश हित में हम काम नहीं आएंगे तो फिर किस काम आएंगे। तो आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? कहीं ना कहीं दम है दोस्तों, लेकिन दम तो भरा, यानी इस तरीके से उन्होंने करेज दिखाया, तो हम इनका स्वागत करते हैं। आइए अब चलते हैं नरवाने जी का। नरवाने साहब ने कहा है कि सिंहासन के पीछे बैठी ताकत पर प्रहार करो। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवाने साहब ने पाकिस्तान के मुख्य नेतृत्व पर निशाना साधने का आह्वान किया। यानी सेना प्रमुख रहे जनरल मुकुंद नरवाने पहलगाम आतंकी हमले पर सोची समझी लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया भारत को पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद के मुख्य संचालकों को निशाना बनाने का अब समय आ गया। पाकिस्तान को उस जगह पर हमला करने की जरूरत पर जोर दिया जहां सबसे ज्यादा उसे दर्द हो, चोट हो, तबाह दिखे। अब जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं? यानी हमने चूड़ियां नहीं पहनी है और हमारी बिजली कड़काएंगे, बिजली कड़केगी। पाकिस्तान को शायद पता नहीं होगा कि हमारी शक्ति कितनी है। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रख दी और उस तमाम नरवाने साहब ने अपनी सजीव प्रतिक्रिया में कहा है कि हमें सब चीज सोच समझ के करना होगा और हमें किसी तीसरे के भड़काए और आश्वासन के भरोसे नहीं रहना होगा, लेकिन हमने पूरे विश्व को कॉन्फिडेंस में लेना है कि अब हम ये काम कर रहे हैं। हमें कोई ये न कहे कि आपने उनको भरोसे में नहीं लिया। और इन्होंने इशारा कर दिया कि किस किस से क्या क्या कहना है और कहां बात है। अब बात आती है परमाणु की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु धमकियों का भारत के पास क्या जवाब, इसको बोलते कोल्ड स्टार्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक से आगे की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान को भारतीय सैन्य घुसपैठ की आशंका है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत का उद्देश्य परमाणु युद्ध शुरू किए बिना पाकिस्तान को दंडित करना। पाकिस्तान की जवाबी रणनीति में सामरिक परमाणु हथियार शामिल हैं। विशेषज्ञ सामरिक परमाणु हथियारों की वैधता और खतरों पर बहस करते हैं। भारत ने सामरिक परमाणु हथियारों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। यानी ये वो रणनीति है जहां पर विचार किया जा रहा है कि यदि पाकिस्तान
को हम इस तरीके से उस तरीके तक युद्ध को न खींचा जाए जहां पर परमाणु हमले की नौबत आ जाए। यदि नौबत आती है तो भारत किस तरीके से तैयारी करेगा और विश्व के दूसरे देशों भी क्या सहयोग करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कोल्ड स्टार्ट की बात की। तो दोस्तों अभी जो पूरा एपिसोड है और पूरा ये है कि कुछ तो होगा, बड़ा होगा, बिजली कड़केगी और बुरी तरह कड़केगी, लेकिन नुकसान युद्ध में सभी का होता है। लेकिन बात यह है कि युद्ध उस तरीके से हो, युद्ध उस प्लानिंग से हो जहां पर जीत सुनिश्चित हो। 1971 की तरह जनरल मानिक शाह की तक उनका कमिटमेंट था माननीय प्रधानमंत्री महोदया से, इंदिरा गांधी से, कि मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, कहां लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, ये मेरी मर्जी होगी। आपको जीत चाहिए, आपको दो फाड़ पाकिस्तान चाहिए, वो मैं करके दूंगा। और इस कमिटमेंट के साथ आज फिर वही समय आ गया है, भारतीय सेना को सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद।